Okay, we'll start with question number 18 today. तो क्वेश्चन नंबर 18 का रिक्वायर्ड बैकग्राउंड मैंने आपको कल बता दिया था, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ व्हीकल हमने कल ये लिया था। इक्वेशंस सेम आएंगे। अगर आपने एक स्ट्रिंग पे एक बॉल अटैच किया है और उसको अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हो, या एक व्हीकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीयर ऑफ डेथ के इनसाइड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इक्वेशन सेम आएंगे, पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 18, a motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles inside a sphere of death. The speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. मतलब सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन ये है कि मिनिमम स्पीड आपको पता है कहाँ पे होता है? टॉप पे। तो टॉप पे स्पीड कितना दिया है आपको? दैट इज बेसिकली 6 मीटर पर सेकेंड। एंड मैक्सिमम स्पीड आपको पता है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है? बॉटम पे होता है, मैंने कल ही बताया था ये सब। वो कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको बोला है फाइंड आउट डायामीटर, तो डायामीटर फाइंड करना है 1। नंबर 2 आपको पूछा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम हटा देता हूँ। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो अगर आपको याद है, हम लोगों ने एक रस्सी ली थी, रस्सी पे एक बॉल बांधा था, इस बॉल को हमने वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया था। ये बॉटम पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकता है √5 r, और टॉप पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकता है, पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग बट जस्ट अंडरस्टैंड, टॉप पे मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, सॉरी मिनिमम स्पीड हो सकता है √r। √r से स्पीड कम हुआ तो बॉल सीधा नीचे गिर जाएगा, डायरेक्टली द बॉल विल गो डाउन। ओके, ये था स्ट्रिंग का केस। अब मैंने आपको कल बताया था, चाहे वहां पे स्ट्रिंग हो, चाहे वहां पे कोई व्हीकल हो जो स्पीयर ऑफ डेथ में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फॉर्मूला सेम रहते हैं। अगर इस व्हीकल का ऊपर जो व्हीकल है उसका स्पीड अगर √r से कम हुआ तो वो व्हीकल सीधा नीचे आके गिर जाएगा, राइट? तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो हमको फाइंड करना है डायामीटर, मिनिमम और मैक्सिमम। तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला आपको कौन कौन से लगने वाले हैं? फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला आता है √r। दूसरा मैक्सिमम स्पीड मतलब बॉटम पे जो स्पीड होती है उसका आता है √5r। ओके, ये दो पता होने चाहिए। तो दिस टू फॉर्मूलाज आर सफिशिएंट, ये दो फॉर्मूला सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ हाउ डू यू सॉल्व? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज, हमको पता है मैक्सिमम स्पीड हमेशा बॉटम पे होता है, तो ये आ गया आपका v बॉटम और ये आ गया आपका v टॉप। तो सबसे पहले आपको v बॉटम स्क्वायर माइनस v टॉप स्क्वायर ये कर लो। बॉटम पे वेलोसिटी कितना है? √5r, उसका स्क्वायर मतलब 5r, माइनस टॉप पे कितना है? √r, उसका स्क्वायर मतलब r। तो आपको ये मिल गया यहाँ से v बॉटम वेलोसिटी एट बॉटम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट टॉप स्क्वायर इक्वल टू 4r। मतलब आपको यहाँ से r के लिए इक्वेशन मिल जाएगा बॉटम v बॉटम स्क्वायर माइनस v टॉप स्क्वायर अपॉन 4g। नाउ डिड दे गिव यू वैल्यूज? यस, उन्होंने वैल्यू दे के रखी है। यस, v बॉटम पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 स्क्वायर माइनस टॉप पे कितना है? 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 - 36 अपॉन 40।
तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज 64/40, 64/40 इज 1.6। तो रेडियस की वैल्यू मिल गई आपको 1.6। देयरफॉर डायमीटर d, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 मतलब 3.2 मीटर। है क्या ऑप्शन में डायमीटर 3.2 मीटर? यस, तो आंसर करेक्ट है और उन्होंने भी आंसर करेक्ट ही लिखा है वहां पे। गुड। सो हमको पता सिर्फ इतना होना चाहिए फॉर्मूलाज, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, आपको उतना ही पता होना चाहिए फॉर्मूलाज। अब ये हमारा पहला पार्ट खत्म। हमको 3 क्वांटिटी फाइंड करनी थी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, हमको फॉर्मूलाज पता है। बॉटम पे टॉप स्पीड, बॉटम पे टॉप स्पीड मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड हो सकता है अंडर रूट ऑफ 5rg। ओके, अंडर रूट ऑफ 5, r की वैल्यू अभी फाइंड की 1.6, g की वैल्यू 10 है, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 16 मतलब 4√5 मीटर पर सेकेंड। और टॉप पे मिनिमम स्पीड हो सकता है अंडर रूट ऑफ rg, तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मिल गया आंसर्स। देखो, मिनिमम स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड 4√5 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट है, राइट। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यू हैड टू ओनली नो फॉर्मूला एंड पुट वैल्यूज। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, डायमीटर कैसे फाइंड किया स्पीड ऑफ डेथ का, हमने टॉप अंडर रूट ऑफ rg, बॉटम अंडर रूट ऑफ 5rg, तो वेलोसिटी एट बॉटम स्क्वायर 5rg माइनस टॉप स्क्वायर rg, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमको मिल गया v बॉटम स्क्वायर माइनस v टॉप स्क्वायर इक्वल टू 4rg। तो हमको r मिल गया यहाँ से v बॉटम माइनस v टॉप स्क्वायर अपॉन 4g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, रेडियस मिल गया, रेडियस से डायमीटर मिल गया 3.2। ओके, इन्होंने दिया कितना है, टॉप पे 6 मीटर पर सेकेंड और बॉटम पे 10। अब आपको काउंटर क्वेश्चन ऐसा किया है कि ये तो चलो ये तो गिवन स्पीड है, लेकिन बॉडी व्हीकल नीचे ना गिर जाए टॉप पॉइंट से, उसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए और बॉटम पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ rg एंड अंडर रूट ऑफ 5rg। तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू कैन solve this particular question. Next, question number 19th. Very good question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्चुअली ये जोक भी है, इट इज ऑल्सो अ जोक, यू कैन सॉल्व इट ओरली। A metallic ring of mass 1 kilogram has moment of inertia 1 kilogram meter square when rotating about one of its diameters. इट इज मोल्टन, उसको मेल्ट कर दिया, पिघाल दिया, एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब उसको मेल्ट करके अब थिन डिस्क बना दिया, रिंग से डिस्क बना दिया ऑफ द सेम रेडियस, तो रेडियस सेम रखा है। हाउ मच will its moment of inertia be when rotated about its own axis? अब सिर्फ जो नया रिंग, नया जो डिस्क बना है उसका एक्सिस जो है वो अलग है। तो मैं ऐसा करता हूं, गिवन कंडीशंस में सबसे पहले हमारे पास रिंग है, ओके, मेटालिक रिंग ऑफ मास, तो मास ऑफ रिंग इज 1 किलोग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग IR, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा ये ध्यान रखना, IR अबाउट डायामीटर, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट डायामीटर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज, मैंने इसके लिए वो टेबल बना के दिए थे, दैट यू शुड नो फॉर्मूलाज एवरी टाइम व्हेन वी सॉल्व सच क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर इज mr स्क्वायर बाय 2, और ये r किसका है, ये r रिंग का है, रेडियस ये रिंग का है,
ओके, तो याद रखना स्मॉल आर सफिक्स में मतलब रिंग। ओके, अब उन्होंने बोला है कि इसको हमने मेल्ट कर दिया रिंग को। तो रिंग जो था, लेट मी ड्रॉ रिंग। तो इनिशियल केस में जो रिंग था हमारे पास, रिंग वाज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर्स। ओके, तो मैं मान लेता हूं ये रिंग है, रिंग वाज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर। तो अबाउट डायामीटर रोटेशन हो रहा था। तो ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर। अब नाउ इसको आपने मोल्ड करके एक डिस्क बना दिया। तो ये है केस ए ऑफ रिंग। केस बी ऑफ डिस्क, आपने इसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद आपने इसको डिस्क का शेप दे दिया। So you have given it shape of a disc more or less. Okay, तो डिस्क बना दिया आपने। अब ये जो डिस्क है, इट इज हैविंग द सेम रेडियस। तो जो रेडियस रिंग का था वही रेडियस डिस्क का है। तो ये रेडियस और ये रेडियस इट इज द सेम। सिर्फ इतना है दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क इज नॉट अबाउट डायामीटर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क क्या है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको ये पता होना चाहिए दैट यू शुड नो दिस। आपको पता होना चाहिए कि अबाउट ओन एक्सिस डिस्क का डायमीटर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its own axis it is mr square by 2। याद होगा about center of mass, हमने डिस्क लिया था, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है और वो एक्सिस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ओके राइट, तो दिस इज रेडियस ऑफ रिंग, दिस इज रेडियस ऑफ डिस्क। तो यू शुड नोट टू थिंग्स, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर and moment of inertia of disk about center of mass। so what do you see, दोनों सेम ही आ गए, ये और ये सेम ही आ गए आपके। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? इसकी वैल्यू क्या दी थी? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। खत्म। मैं रिपीट करने वाला हूँ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो लिख देते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, वी नो दैट, क्या पता है हमको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर इज I ring about diameter d is equal to m r square by 2। okay, now which is equal to 1, of course, 1 kilogram meter square, equation number 1। now the ring is molten and remolded into a thin uniform disc of same radius। ये important है, of same radius, this is important। इसका मतलब therefore radius of disc equal to radius of ring, equation number 2। but moment of inertia of disc about its own axis, और own axis क्या होता है? मैंने थ्योरी में डायरेक्टली आपको नोट्स में लिख के दिया है। axis passing through center of mass perpendicular to the disc about its own axis is moment of inertia of disc about center C is mr disc square by 2। okay right,
बट हमको क्या पता है, what do we know is radius of ring and radius of disk are same। तो ऐसा करूंगा मैं इसको यहीं पे I will write down this is equal to MRR square by 2, this is equal to 1, क्योंकि MR square by 2 for ring ये 1 दिया हुआ है। और ऐसा हमने क्यों किया, since radius of disk and ring are same। तो आपको आंसर मिल गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर में 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ऑलराइट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल है। तो बात ऐसी है कि आपको एक रिंग दी है, रिंग रोटेट हो रहा है अबाउट डायामीटर। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा, इन दिस केस यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई आर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर डी, एम आर आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर होता है, हमने डिराइव करके रखा था। इसकी वैल्यू दी है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दूसरा, जब आपने डिस्क लिया, व्हेन यू टुक डिस्क ओवर हियर, तो इस केस में रोटेशन हो रहा था अबाउट दिस एक्सिस एंड इवन इन दिस केस रेडियस वाज सेम। आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क is mr disk square by 2, but radius of disk और radius of ring इसको इक्वल बोला था। तो हम लिख सकते हैं mr r square by 2, बट mr r square by 2 ये 1 है, तो ये 1 है, तो 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेडब्ल्यू नीट सीईटी टाइप ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, गलती कहाँ पे होती है आपको यहाँ पे समझेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू आंसर इज गिवन रॉन्ग हियर। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। बिग डंबल, डंबल पता होगा, आप एक्सरसाइज में यूज करते हो। बिग डंबल is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक रॉड दिखा देता हूँ। So a dumbbell is made from a rod of length 20 centimeter। ये 20 centimeter का रॉड आ गया, इसका मास 60 ग्राम है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो गिवन डेटा में मैं लिख दूंगा इसको, विल नोट दिस डाउन। फिर आगे बोला है टू आइडेंटिकल स्पीयर्स of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at two ends of the rod। दो identical solid sphere, so you have two identical solid spheres at the end of the rod। ये important है, at the end of the rod। इन दोनों का मास है 50 ग्राम और इन दोनों का रेडियस है 10 सेंटीमीटर ईच। तो इसका मतलब ये जो रेडियस है, मैं यहाँ पे रेडियस दिखा रहा हूँ, ये रेडियस हो गया, दिस इज रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, सो
assume this is 10 centimeter, 10 centimeter. Okay, radius of sphere 10 centimeter आ गया. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. मतलब हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डंबल के सेंटर से पास हो रहा है, ओके, और वो परपेंडिकुलर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा एक्चुअली इजी है, बट अगर आप इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होगा तो इट इज इजी. सो गिवन में क्या है, आपको गिवन क्वांटिटीज में फर्स्ट फॉर रॉड के केस में आपको दिया है मास ऑफ रॉड 60 ग्राम और लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर. ओके, तो ये जो लेंथ है रॉड का यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 20 सेंटीमीटर. तो L इक्वल टू 20 ऐसा आपको दिया है, L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. और आपको स्पीयर के केस में, सॉलिड स्पीयर के केस में, सॉलिड स्पीयर इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इस केस में आपको मास कितना दिया है 50 ग्राम और आपको रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. मतलब ये जो डिस्टेंसेस है यहाँ पे, दिस वन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस है 10 और 10 सेंटीमीटर ईच. तो ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर और ये आपका आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, राइट. अब व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट, आपको फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. तो फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. फॉर्मूला थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए. एक टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो जब डंबल रोटेट होगा, इमेजिन जब डंबल रोटेट होगा तो उस केस में व्हेन डंबल इज रोटेटिंग, उस केस में ये जो डंबल के एंड्स पे दो बॉल है वो भी रोटेट होंगे और रॉड भी रोटेट होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर. लेकिन सॉलिड स्पीयर कितने हैं, 2 है, क्योंकि डंबल के एंड पे, दोनों एंड पे सॉलिड स्पीयर है, राइट. तो जब डंबल जब रोटेट होगा तो रॉड रोटेट होगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ. और जब सॉलिड स्पीयर रोटेट होगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम देखते हैं उसको. तो लेट अस मूव अहेड विद सॉल्यूशन. यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये है आपका mL²/12. मैंने ये आपको बताया है, हमने ये ऑलरेडी किया है. यू शुड नो दिस फॉर्मूला. मास ऑफ रॉड ऑफ कोर्स mL²/12. Moment of inertia of a rod through its center and perpendicular to length is mL²/12. mr कितना 60 ग्राम. मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस यूनिट में ही हमको आंसर चाहिए. लेंथ स्क्वायर, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 12, 1 जा 5 जा 5 into 20 square, 20 square is 400, 400 into 5 is 2000. तो आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एज 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया ये आंसर, राइट. ना हो, ये हो गया रॉड का. जब डंबल रोटेट होगा
तो रॉड के साथ साथ दोनों स्पीयर भी रोटेट होंगे। अब स्पीयर का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो आपको ये समझना है सबसे पहले, यू शुड नो वन थिंग, कि कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ अ स्फीयर हमने फाइंड करके रखा है। तो मैं लिख के देता हूं अच्छे से, फॉर स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर we must use theorem of parallel axis। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है व्हाट इज IC फॉर अ स्फीयर। याद है क्या? 2/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर 2/5 mr², ये हमको पता है। दूसरा, क्या हमको डिस्टेंस पता है? डू वी नो दिस डिस्टेंस? यस, वी नो दिस डिस्टेंस। दोनों एक्सिस पैरेलल है, यस। दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता है, यस। कैसे पता है? ये 10 सेंटीमीटर रेडियस, और इतना पोर्शन, दिस पोर्शन इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रॉड का टोटल लेंथ कितना था? 20 था। तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया? हाफ द लेंथ, मतलब 20 का हाफ मतलब 10। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो h डिस्टेंस, h मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h, ये कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर सॉलिड स्फीयर वी मस्ट यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू IC प्लस mh²। m किसका? सॉलिड स्फीयर का। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, रॉड का हमने ऑलरेडी फाइंड करके रख दिया है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। हमने रॉड का ऑलरेडी फाइंड करके रख दिया है, तो यू डोंट हैव टू फाइंड फॉर रॉड अगेन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड स्फीयर यूज होगा। तो ये IC, अगर आपको याद होगा, IC moment of inertia of solid sphere about its center of mass, 2/5 mass of solid sphere into radius square 2/5 mr² plus mass of solid sphere into h। h कितना है? h कितना है? 2r। क्यों 2r? r की वैल्यू आपके पास 10 है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर कितना होगा? 2r होगा। तो हियर h इज इक्वल टू 2r है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना। तो ये आ गया आपका 2r का स्क्वायर। इसको 2r क्यों लिखा तो मेंशन कर दो, सिंस r इज 10 सेंटीमीटर एंड h इज 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर यू हैव h इज इक्वल टू 2r। ओके, तो अब याद रखना ये इक्वेशन 2/5 mr² plus m2r²। तो what we can do is, अब हम क्या कर सकते हैं, हम m मास इंटू r² कॉमन निकाल सकते हैं। पहले टर्म में बचेगा 2/5 प्लस दूसरे टर्म में बचेगा 4। कैसे 4? तो देखो, mr² पहले टर्म से, mr और इसका स्क्वायर दूसरे टर्म से आउटसाइड है ना, कॉमन। तो पहले टर्म में क्या बचा? 2/5। दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर मतलब 4 बचेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2/5 प्लस 4। तो ये आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इंटू r²। 5 इंटू 4 20, और ये 22/5, तो ये आ गया आपके पास 22/5 mss इंटू r²। मास कितना है? मास आपको दिया है 50 ग्राम। स्फीयर का मास कितना दिया है? 50 ग्राम। रेडियस कितना दिया है स्फीयर का? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 जा 10 जा, तो ये आपके पास आ गया 22,000
gram centimeter square. Okay, so therefore let me say this is moment of inertia of solid sphere, इक्वेशन नंबर 3. अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 या जो ये वैल्यू आई है, इसको हम इसको और आई रॉड को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 1 में. तो सब्स्टिट्यूटिंग values of I rod and I solid sphere in equation number 1, you get, therefore you get I equal to I rod कितना था 2000 प्लस ISS कितना है 22,000. ओके, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं इंटेंशनली यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ जानबूझ के. आंसर गलत कैसे होता है ये पता होना चाहिए, इसलिए. तो ये आ जाएगा आपका 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तो पहले तो यूनिट भी गलत किया है, ये सेंटीमीटर रेज़ टू -2 नहीं आता, इट इज +2. तो पहली बात तो यूनिट भी गलत दिया है, यहाँ पे यूनिट ही गलत है. फर्स्ट थिंग, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं आता, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता. दूसरा, ये 2 फैक्टर वो भूल गए. डंबल में 2 स्पीयर थे, 2. तो अगर आप ये 2 लिखना भूल जाओगे तो यहाँ पे आंसर आपका और बुक का आंसर आपका मैच होने वाला है. तो ये ऐसा नहीं करना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डंबल रोटेट होगा तो दोनों स्पीयर रोटेट होंगे ना, एक क्यों होगा, तो दोनों स्पीयर रोटेट होंगे. तो यहाँ पे ये गलती रेक्टिफाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 22 into 2 मतलब 44,000 plus 2 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आंसर गलत है, ओके. तो गलती कहाँ होती है, 2. डंबल रोटेट होगा तो रॉड भी रोटेट होगा और दोनों स्पीयर रोटेट होंगे, एक नहीं दोनों स्पीयर रोटेट होंगे. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट करेक्ट आंसर. ओके, so please pay proper attention to everything given. हर एक चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 RPM. आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आपने कभी किसी को मटका बनाते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे देख लो. तो मटका बनाते वक्त नीचे एक रोटेटिंग पार्ट होता है, डिस्क के फॉर्म में होता है वो, उसके ऊपर वो क्ले डाल देते हैं, फिर उसको शेप देते हैं. तो वो बताया जा रहा है यहाँ पे, फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट. अर्थनवेयर मतलब वो मट्टी का जो आप मटका बनाते हो उसकी बात चल रही है. और वो जो डिस्क है, फ्लाईव्हील जो है वो रोटेट हो रहा है 100 RPM से. इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड रेडियस. तो बता दिया आपको पहले से कि डिस्क है. अ लंप ऑफ क्ले to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kilogram falls on it. तो रोटेटिंग डिस्क पे वो क्ले गिर गया, ओके, एंड adheres to it. adheres मतलब चिपक गया वहां पे, ओके. तो वो जहां पे गिरा था वहीं पे चिपक गया वो, ओके. एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, कैलकुलेट x if the wheel now rotates at 80 RPM. पहले आप क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन समझने के लिए मुझे यहाँ से डिस्क कॉपी करना पड़ेगा. मैं यहां से डिस्क को कॉपी कर लेता हूं. तो ये मान लो दैट ये वो डिस्क है, दिस इज दैट डिस्क विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये डिस्क रोटेट हो रहा था अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ओके. और इसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी था 60 RPM, 60 RPM. 60 RPM का इसका
60 नहीं सॉरी 100 आरपीएम का इसका फ्रीक्वेंसी था। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर एक क्ले का पीस lump of clay आके गिर गया इसके ऊपर। ओके, so this is that lump of clay. Let me use proper pen to show lump of clay. तो यहाँ पे lump of clay आके गिर गया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। So this lump of clay falls at distance x from the axis. Okay, तो गिवन पैरामीटर में आपको क्या दिया है, आपको बोला है इनिशियल फ्रीक्वेंसी 100 आरपीएम 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 100/60 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब 5/3 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इनिशियल। और ये जो फ्लाईव्हील है, जो डिस्क है, उस डिस्क का मास ऑफ डिस्क कितना, 10 किलोग्राम। और आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ डिस्क कितना, तो 0.4 मीटर। ओके, इसके बाद जो मास, जो लंप है, लंप आके गिर गया, तो मास ऑफ लंप ml कितना, 1.6। अब जब डिस्क रोटेट होगा तो ये जो लंप है, क्ले का जो लंप है, जो वहां पे गिर के चिपक गया, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब वो भी रोटेट होगा इन शॉर्ट। तो व्हाट विल हैपन इज, as the disc rotates, flywheel rotates, this lump also rotates. Okay, और lump का rotational, sorry, just a minute, एक मिनट, yes, so let me just take it from here. Yeah. तो जो lump है, lump का, उस lump का रेडियस क्या होगा ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज x। तो लंप का आ गया x, हमको x फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको फाइंड करना है x। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होंगे। यहाँ पे पहला आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, तो पहले तो ये यूज करना है। दूसरा आपको कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना है। कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको बताया था कि कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब यूज करते हो, जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो आप बोलते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल। फ्रीक्वेंसी भले ही चेंज हुआ है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील एंड द डिस्क, मतलब मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील एंड द डिस्क, आई टोटल। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं भी बोला तो भी चलता है। यू कैन से, यू डोंट हैव टू मेंशन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि फिर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं बोलने गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है आई डोंट से एनीथिंग, इंस्टेड आई डोंट राइट फॉर्मूलाज हियर, दैट इज बेटर थिंग टू डू। चलो कोई बात नहीं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लंप, राइट, करेक्ट। क्योंकि जब डिस्क रोटेट होगा, मतलब व्हील, मतलब फ्लाई व्हील है तो मैं व्हील बोल रहा हूं, तो व्हील रोटेट होगा, व्हील के ऊपर वो क्ले चिपका हुआ है तो वो भी रोटेट होगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, व्हील क्या है, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr²। तो mdRd²। mr²/2 क्यों लिया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और वो डिस्क को परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने लिया mr²/2। लंप, ये जो लंप है, ये जो आपके पास लंप है, वो लंप मतलब वो जो क्ले का बॉल है, क्ले का बॉल कैसे रोटेट होगा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका क्ले का बॉल, तो
क्ले का बॉल कैसे रोटेट होगा, जस्ट अ मिनट। सो क्ले का बॉल ऐसे रोटेट होने वाला है आपका, इट इज गोइंग टू बी रोटेटेड लाइक दिस, ऐसा रोटेट होगा। आपको पता है ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास ऑफ लंप इंटू डिस्टेंस ऑफ लंप का स्क्वायर। ये तो बेसिक है ना, हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन के टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लिख देते हैं ये, वेल बाय द वे, हाफ m की वैल्यू 10 किलोग्राम है, रेडियस r की वैल्यू 0.4 मीटर है, मतलब 4 × 10⁻⁻1 मीटर है। 1 जा 2 जा 10 पावर +1 10 पावर -1 कैंसल आउट हो गए, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस ml, मास कितना है इसका 1.6, rl कितना है x स्क्वायर। तो टोटल आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा 2 + 1.6 x स्क्वायर। ओके, राइट, गुड। तो अब we have to apply conservation of angular momentum. अब conservation of angular momentum apply कर लेते हैं। So let us apply according to conservation of angular momentum। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Initial angular momentum equal to final angular momentum। Initial angular momentum मतलब क्या, मतलब जो फ्लाईव्हील था वो अकेला ही रोटेट हो रहा था, क्ले तो बाद में आके गिरा, तो क्ले केम लेटर, क्ले बाद में आके चिपक गया, उससे पहले तो अकेला ही रोटेट हो रहा था वो, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका, व्हील का, तो किसका, सिर्फ व्हील का, फ्लाई व्हील का, प्लस फाइनल किसका, इक्वल टू, फाइनल किसका, फाइनल आ गया आपका व्हील प्लस क्ले प्लस लंप ऑफ क्ले। ओके, आपको पता है आपने डिराइव किया है L इक्वल टू I ओमेगा, यू हैव डिराइव्ड दिस, और ओमेगा होता है आपका 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे L व्हील इज I व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इनटू 2 पाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने n1 बोला है, इक्वल टू फाइनल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा व्हील प्लस लंप ऑफ क्ले इनटू 2 पाई n फाइनल, मतलब जिसको मैंने n2 बोल के रखा है, कैंसल। ओके, तो आई व्हील अभी निकाला था कि हमने, आई व्हील, लुक हियर, ये आई व्हील था और इसकी वैल्यू 2i, राइट, आई व्हील की वैल्यू 2i मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई व्हील हमने कैलकुलेट करके 2 लिख दिया है, तो आई विल जस्ट से आई व्हील is equal to, sorry for this, just a minute, so I will is equal to half mdr स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 2 आती है, हमको पता है, ये हमने फाइंड करके रखा है। ओके, और फाइनल आपको n2 80 rpm 80 रिवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 80/60 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब 4/3 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड भी दिया है। तो आई व्हील हमको पता है कितना है, आई व्हील 2, n1 कितना है 5/3, और आई व्हील प्लस लंप, आई व्हील प्लस लंप निकाला क्या आपने, ये है आई व्हील प्लस लंप, आई टोटल मतलब व्हील का और लंप का, तो 2 + 1.6 x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2 + 1.6 x स्क्वायर, n2 4/3 है, 3 कैंसल, 1 जा 2 जा, उसको सॉल्व करो, देखो आपको मिल गया 5 = 4 + 3.2 x स्क्वायर, तो आपको मिल गया यहाँ से 5 - 4 = 3.2 x स्क्वायर, देयरफॉर आपको मिल गया x स्क्वायर = 1/3.2, मतलब 10/32,
therefore x equal to 10 by 32 is 5 by 16, 5 by 16 मतलब x मिल गया अंडर रूट 5 by 4, आंसर आपको मिलना चाहिए अंडर रूट 5 by 4 मीटर, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो फिर भी एक बार आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना जो भी आएंगे, 1 by रूट 8 बोला है यहाँ पे, तो वॉट एवर इट इज यू नीड टू चेक कैलकुलेशंस, मे बी समवेयर इन द पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, हो सकता है, तो वो आपको देखना है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो ओवरऑल द आइडिया वाज वेरी सिंपल, आइडिया सिर्फ इतना ही है। तो लेट मी चेक कि कहाँ पे हम कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। ओके, हाफ मास था 10, 10 by 2 5 और ये 0.4 स्क्वायर है, तो ओके लेट मी मेक करेक्शंस इटसेल्फ। चलो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा और कैलकुलेशंस कंफर्म भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। अगर आपने किसी मटका बनाने वाले को देखा होगा तो उनके पास एक डिस्क होता है, फ्लाईव्हील होता है, वो रोटेट होता है, उसके ऊपर वो क्ले डालते हैं, फिर शेप देते हैं। अब पहले फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा था, देयर वाज नथिंग, उसके ऊपर क्ले नहीं था, फिर एक क्ले का लंप आके गिर गया x डिस्टेंस पे फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। कुछ गिवन पैरामीटर है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी 100 दिया है, डिस्क का मास 10 किलोग्राम दिया है, रेडियस 0.4 मीटर दिया हुआ है, जो क्ले आके गिरा है लंप उसका मास 1.6 है, और क्ले गिरने के बाद ऑफ कोर्स फ्लाईव्हील स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वेट है अब तो स्लो हो जाएगा, तो 100 आरपीएम से फ्रीक्वेंसी 80 पे आ गई, इतना गिवन डेटा है। तो मास ऑफ फ्लाईव्हील मतलब मास ऑफ डिस्क 10 किलोग्राम। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं इसको आरडी की जगह पे मैं व्हील फ्लाईव्हील ऐसा बोलने वाला हूँ। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील विल बी mr²/2, क्योंकि ये डिस्क है तो फिर डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशन, ये आ गया ऐसा। हाफ मास है 10, रेडियस है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 16 × 10⁻², तो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। सो दिस इज वेयर आई डिड नॉट एक्चुअली स्क्वायर द टर्म, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका 0.8, तो दिस इज नाउ 0.8 फॉर श्योर, तो ठीक है। तो ये आपके पास है 0.8 प्लस दिस इज 1.6, क्योंकि लंप का भी डेटा दिया है RL² RL मतलब x स्क्वायर। ओके, तो ये आपको मिल गया आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, टोटल मतलब व्हील प्लस लंप का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यूज किया है, एंड देन बाय यूजिंग दैट यू जस्ट हैव टू चेंज सम वैल्यूज हियर एंड सॉल्व। ये आप खुद कर लेना, अब वैल्यूज को चेंज करके सॉल्व कर लेना है आपने, यू हैव टू डू इट। ओके, तो देन जस्ट इट इज जस्ट सिंपल प्लस माइनस थिंग, तो प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो। सो दिस इज 1.6 प्लस 3.2 x², तो ये आपका आ जाएगा 5 - 1.6 इक्वल टू 3.2 x²। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, वॉट एवर इट टर्न्स आउट टू बी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, राइट। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। आपको 1/√8 मीटर मिलना चाहिए, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं, दैट इज करेक्ट, 1/√8 मीटर ही आता है। ओके, सो दैट इज एंड ऑफ चैप्टर 1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 22 असाइनमेंट होगा, एंड MCQs सारे के सारे असाइनमेंट होंगे। नॉर्मली मैं MCQs भी करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो MCQs है वो टोटली थ्योरी बेस्ड है, तो इस चैप्टर में MCQs आर टोटली थ्योरी बेस्ड, तो इसलिए ये जो MCQs है I am keeping it for you। तो this marks the end of first chapter, पहला चैप्टर हमारा 12th का खत्म।